2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ETF के ऊपर के 60,000 का छोटा सा कैपिटल लगा के आप किस तरीके से एक बेहतरीन जो है प्रॉफिट बना सकते हैं ETF के अंदर। तो उसके अंदर कई सब्सक्राइबर्स ने ढेरों सवाल पूछे, तो उसमें से कुछ सवाल हम इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। साथ में GDP का डाटा आया है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि जो कल के दिन रैली निफ्टी ने दी, मार्केट ने जो रैली दी और GDP का जो इम्पैक्ट था उसके बिहाफ में हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से बेच के भागना चाहिए या हमें यहाँ पे और ऐड ऑन करना चाहिए। तो ऐसे कुछ सवालों का जवाब इस एक वीडियो में मिलने वाला है। लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से सर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, किस तरीके से अपना ओपिनियन रख रहे हैं और आप हमारे थॉट प्रोसेस से क्या डायरेक्शन ले सकते हैं अपने थॉट प्रोसेस को मिला के। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके के जो अपडेट्स हैं रेगुलर इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे और आप इससे जो है बेनिफिट होते रहेंगे दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और एक कमेंट आपके लिए जो है मैं होमवर्क छोड़ के जाता हूँ, लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि निफ्टी जो है कल स्टार्ट की 22,047 से स्टार्ट हुआ निफ्टी की चाल और उसके बाद 22,353 के आसपास जाके कल की क्लोजिंग कर दर्ज कराई। आज का एक छोटा सा कैंडल है, हम आज के कैंडल को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। हम कल के ही ऊपर पूरा के पूरा निर्धारित करते हैं इस वीडियो को और कल के हिसाब से ही बात करेंगे। तो निफ्टी की जो चाल थी GDP का डाटा आने के बाद निकला। तो अब मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ GDP को लेके। ठीक है दोस्तों, आज़ाद हिंदुस्तान का मैं एक आज़ाद शहरी हूँ और मैं एक नागरिक के नाते अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ। हो सकता है ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में ना आए, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं है, तो बिल्कुल बैड कमेंट्स, गंदे कमेंट्स मुझे बिल्कुल चाहिए नहीं। अच्छा कमेंट करिएगा, सर आपने जो कहा ठीक है, नहीं ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं किसी को $1 ट्रिलियन दूँ, किसी को $1 ट्रिलियन दूँ और ये कहूँ कि 10 साल के अंदर जो है तू मुझे $5 ट्रिलियन करके बताना, 10 साल या 15 साल पकड़ लीजिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं 7.5% की महंगाई इसके अंदर शामिल हो जाएगी। पहली चीज़, अगर हम 7.5% की महंगाई को शामिल करके ही कैलकुलेट करें तो सिर्फ महंगाई के कारण ही 10 सालों में वो 1 ट्रिलियन जो है 2 ट्रिलियन बन जाएगा। 15 सालों में आप कैलकुलेट करेंगे तो और ज़्यादा चले जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं वापस रिपीट करता हूँ। ठीक, 10 साल के अंदर 1 ट्रिलियन जो है सिर्फ महंगाई के इम्पैक्ट की वजह से ही 2 ट्रिलियन बन जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा ग्रोथ करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा हंसी भी आ रही है बट समझने की कोशिश करिए कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, 15 साल में वो 1 ट्रिलियन जो है वो लगभग 3.3 ट्रिलियन के आसपास वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा क्योंकि 7.5% हमने महंगाई लगभग ऑन एन एवरेज बढ़ा रखी है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारी आबादी कंटिन्यूअस ग्रो कर रही है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, तो GDP को ये भी जो है सपोर्ट कर रहा है। कैसे सपोर्ट कर रहा है? एक बच्चा जब पैदा होता है उसके पैदा होने से लेके पालन पोषण से उसकी कहानी शुरू हो जाती है। दुनिया भर की रस्म है, ठीक है, गोद भराई, फिर ये कराई, सारी चीज़ें करते कराते जो है हर चीज़ में खर्चा है और खर्चा ही GDP है, जैसा आप जानते हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर हमारा पॉपुलेशन कंटिन्यू ग्रो करता रहेगा तो GDP के अंदर जो है इसका भी पार्टिसिपेशन होना है। यानी कंटिन्यू पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और कंटिन्यू इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है। ये दोनों को इम्पेक्ट करके 15 साल में $1 ट्रिलियन ऑटोमेटिक 3.53 ट्रिलियन के आसपास ऑटोमेटिक पहुंच जाता है। ये आप कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सोने पे सुहागा यहाँ पे ये है कि GST के जो नंबर है बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है। GST का कलेक्शन बहुत ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल रॉकेट हो चुका है। तो GST का जो कलेक्शन है उसको भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है कैलकुलेशन में। कुछ सालों पहले ये हुआ, आप लोगों को पता है, काफ़ी हल्ला हुआ था बट हुआ कुछ नहीं, इसको भी जोड़ दिया गया है। तो ये जो GST का कलेक्शन है दोस्तों वो हमारा और आपका टैक्स होता है।
जब टैक्स कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है फिर उसको जीडीपी में अलग से बताने की क्या आवश्यकता है, वो आप खुद मुझे कमेंट बॉक्स में इसके सवाल का जवाब दीजिएगा। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि जो चीज़ हमने ऑलरेडी दे चुके हैं वो आपकी ग्रोथ है, हमारी ग्रोथ तो नहीं है। जीडीपी तो हमारी ग्रोथ है, तो हमारी ग्रोथ कहाँ है, वो चीज़ आप मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा। थोड़ा पॉलिटिकल हो रहा है, साउंड कर रहा होगा, बट ये एक प्रैक्टिकली लॉजिकली तत्व की बात मैं बता रहा हूँ कि जीडीपी का सिर्फ और सिर्फ नंबर आया और मार्केट ऐसा ऊपर चली गई। बट दोस्तों हम मार्केट के जो है खिलाड़ी हैं, हम मार्केट के कार्यकर्ता हैं, तो मार्केट अगर इम्पैक्ट हो रही है, सेंटिमेंट इंप्रूव हो रहा है तो हमारे लिए बेहतर है। बट अब यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाहूँगा कि निफ्टी का चार्ट क्या कहता है। अगर आप सही से देखें तो आपको समझ में आएगा कि निफ्टी कंटिन्यू उसका प्राइस ऊपर की तरफ जाता जा रहा है और आरएसआई नीचे की तरफ आता जा रहा है। तो निफ्टी का चार्ट हमें बियरिश डाइवर्जन आरएसआई के अंदर क्लियर कट संकेत दे रहा है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जानते हैं, तो ये चीज़ को समझेंगे कि आरएसआई के डाइवर्जेंस को हम हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। मैंने बारहा कहा है कि मैं जो है बार बार बोल रहा हूँ कि एक करेक्शन पेंडिंग है। कब होगी, कितने बजे होगी, कितने घंटे पे होगी, कितने मिनट पे होगी, ये कहना मुश्किल है। एक करेक्शन पेंडिंग है, हो सकता कल से शुरू हो जाए, हो सकता है मार्च के एंड वीक में शुरू हो जाए, हो सकता है मार्च की 15 तारीख से शुरू हो जाए, हो सकता है नई गवर्नमेंट के बनने के बाद शुरू हो सकता है नई गवर्नमेंट के इलेक्शन के टाइम पे शुरू हो, कभी भी हो सकता है। बट वो पेंडिंग और वो करेक्शन 5 से 10%, 15% कुछ भी आ सकती है, मैं हमेशा बोलते जा रहा हूँ। अब यहीं से हम आगे बढ़ते हैं हमारे कमेंट्स की तरफ। ये सारे सवाल जो मैंने अभी आपको बताया ये आपके दिमाग में कंटिन्यू घूम रहा होगा। वीडियो को फिर से देखिएगा एक बार कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, खाली जीडीपी का ग्रोथ आया, हाँ 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 खरीद लो, ऐसा नहीं किया जाता भाई। जीडीपी का ग्रोथ जो आया है वो क्या है, उसको समझो पहले। किस चीज़ का ग्रोथ है? क्या कंज्यूमर के अंदर ग्रोथ आया है? क्या आपके और मेरे अंदर कैपेसिटी है कि हम लोग बाहर निकले और जाके एक बेहतरीन 7,500-8,000 का जूता खरीद के आ जाए? क्या आपके अंदर कैपेसिटी है कि निकल के जाके जो है आप बेहतरीन कोई एक शर्ट 2,500-3,000 का ले लें? पॉसिबल है क्या आपके लिए? अगर आपके लिए पॉसिबल है तो फिर आप अपर मिडिल क्लास और रिच फैमिली में जा चुके हैं, और नहीं पॉसिबल है तो अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए, नज़र दौड़ाइए कि क्या चल रहा है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है। ठीक है, ये जीडीपी का ग्रोथ जो है ये अलग ग्रोथ है। वो किसी वक्त जो है एक जीडीपी का थंबनेल बना के उसके ऊपर ही खास वीडियो बनाएंगे आधे पौने घंटे का, तो पूरी कैलकुलेशन और पूरी कहानी मैं आपको उसमें समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो चार्ट ये बनाया था एटीएफ के जो ऊपर वीडियो बनाया था 60,000 से किस तरीके से कमाया जाए कंसिस्टेंट, उस पर मैंने आपको 6 एटीएफ्स बताए थे। उस पर पहला सवाल एक भाई साहब ने कमेंट किया था, उसके ऊपर जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने कहा था कि कोटक अल्फा जो है वो बहुत बेहतरीन है, वो वही ले लो, सब बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, कोटक अल्फा 80% से प्लस ग्रोथ कर चुका है। ठीक, और हमने वो वीडियो जो बनाया था शायद उन्होंने देखा नहीं, बस जज्बात में थोड़ा सा जल्दी में उन्होंने कमेंट कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ पे उनका आंसर देना चाहूँगा कि हमने जो वीडियो बनाया था कंसिस्टेंट एक ट्रेडिंग करके इनकम किस तरीके से बनाई जा सकती है और कंटिन्यू प्रॉफिट बुक करने की थ्योरी है उसके अंदर। बैठना नहीं है कि आप ले लिया और बैठ जाए। और कोटक अल्फा जिसकी आप बात कर रहे हैं, मार्केट में जब करेक्शन आएगा तो वो भी थोड़ा करेक्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी टॉप पे चल रहा है। और हमारा जो यहाँ पर एक उद्देश्य होता है कि हम बॉटम पे खरीदवाएं और टॉप पे कोशिश करें कि लोग बेचें, ना कि टॉप पे खरीदें और बॉटम में भागें, तो उनका लॉस हो जाएगा। आपने बहुत पहले ले रखा होगा तो आपको मुनाफा हो रहा होगा, इसलिए आपने कमेंट कर दिया। आप धीरज नहीं रख पाए, वीडियो को समझ नहीं पाए कि भाई 2 बार देख लूँ सर क्या कहना चाह रहे। वो वीडियो खास उसका उद्देश्य था कि वो वीडियो मैंने बनाया था खास ट्रेडिंग के पर्पज़ से। उसके अंदर कोई इन्वेस्टिंग का जिक्र ही नहीं था, ट्रेडिंग का जिक्र था। ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने उसको 6 ETF क्यों है, क्योंकि कई बार स्टॉक्स ऊपर जाते हैं और मेटल्स नीचे आते हैं, कई बार मेटल्स ऊपर जाते हैं स्टॉक्स नीचे आते हैं, कई बार एफएमसीजी ऊपर जाता है तो कुछ और नीचे आता है, कई बार बैंक ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे आती है। इस तरीके से चलता रहता है, तो वहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। इसलिए उसको 6 ETF के अंदर मैंने पिरोने की कोशिश की, एक माला बना के आपको देने की वहाँ पे कोशिश की है। दूसरा एक सवाल था कि सर अगर सिर्फ 20,000 है तो 3 ETF के अंदर 2 ETF के अंदर काम कर सकते हैं क्या? उसके जवाब में मैंने ऑलरेडी बताया है कि अगर सिर्फ 20,000 है तो आप 2 से 3 ETF के अंदर सेम थ्योरी को अप्लाई करिए, जो ETF आपको अच्छे लगते हैं उस तरीके से काम कर दीजिए। एक तीसरा सवाल था कि सर आपके थ्योरी के अंदर तो कई बार मार्केट अभी हायर हाई बना रही है,
तो कई बार ऐसा होगा कि हमारा पैसा खाली पड़ा रहेगा। तो उसका एक जवाब है कि जब पैसा खाली पड़ा रहे तो गिल्ट बीज है, एक डेथ फंड है गिल्ट बीज, ठीक है। उसके बारे में वीडियो किसी दिन बनाऊंगा। अभी मैंने एक वीडियो बनाया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया। मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा दोस्तों, मेरा जो है ना दिल वाकई बाग बाग जो कहते हैं ना, बाग बाग खुश हो गया मतलब। और बहुत कमेंट्स अच्छे, लाइक्स और काफ़ी अच्छे व्यूज़, मतलब मज़ा ही आ गया। ऐसा लग रहा है यार यूट्यूब पर आया तो कुछ सफल हुआ मैं। तो इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए, जो है मेरे चैनल्स को बढ़ाने की कोशिश करिए। आप लोगों को मैंने काम दे रखा है, प्लीज़ उसको कोशिश करिए कि जो है 2-4 महीनों में पूरा कर दो। 1 लाख सब्सक्राइबर जो है आप लोगों की काविशों और कोशिशों की वजह से, जुस्तजू की वजह से शायद मैं अचीव कर ले जाऊँ। मेरे कंटेंट अगर ख़राब है तो अलग बात है, अगर कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल बटन दबा के रखिए, एक कमेंट हर वीडियो में दे दिए। यूट्यूब खुद ही समझ जाएगा कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, मुझे खुद ही ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं कि अगला हमारा जो सवाल था कि सर अगर पैसा जो फ्री रहता है तो उसको गिल्ट बीज में पार्क करना, उस बीज का क्या, आप जाएंगे जब ज़ीरोधा का पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि गिल्ट बीज क्या है। उसमें आपको एक 3 से 4%, 5% जो है उसके ऊपर फंड मिलता रहेगा, और वो फंड रिजर्व फंड रखना है, उसको साइड में रखना है। एक साहब ने कहा था ये जो है कोई कौशिक सर करके है, बता रहा था कि उसका कॉपी किया हुआ है। देखिए दोस्तों, 2 × 2 कितना हुआ? 4, 4 × 2 8। अगर मैंने किसी मान लो प्रवीण सर से पढ़ा है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और आपने किसी कौशिक सर से पढ़ा है। कौशिक सर ने आपको बताया 2 × 2 4, मैंने मेरे सर ने बताया, प्रवीण सर ने 2 × 2 4, बराबर। तो जब मैं यहाँ पे आके आपको पढ़ाऊँगा 2 × 2 = 4 बोलूँगा, बराबर है ना। पढ़ा यही हूँ, एक्चुअल भी यही है, मैथमेटिशियन भी यही कहते हैं, बराबर। तो आप क्या बोलोगे कि कौशिक सर का कॉपी किया हुआ, यही बोलोगे ना। बस आपके साथ भी यही हुआ है, ठीक। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे समझता है कि कहाँ पे रिटेल्स की सेफ्टी है। एटीएफ किसी एक आदमी की दुकान नहीं है, एटीएफ किसी एक सर के लिए फंड मैनेजर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने नहीं बनाया है। एटीएफ किसी एक आदमी के लिए रजिस्टर्ड नहीं हुआ है एनएससी के अंदर। एटीएफ सबका है। जब एटीएफ दिखता है तो आदमी दिमाग चलाता है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, करते कराते ऊपर नीचे होते होते एक स्ट्रैटेजी सामने आती है, और वो स्ट्रैटेजी जो है फिर सामने वाला जो है आपको बताता है, ठीक है। तो उसकी सराहना करिए। हो सकता है वो स्ट्रैटेजी कोई और भी अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अनोखा थोड़ी यार पूरे वर्ल्ड में, और मेरे बाप की स्ट्रैटेजी तो है नहीं एटीएफ, हाँ, मेरे दादा की भी स्ट्रैटेजी नहीं है एटीएफ। एटीएफ है वो, सबका है, आपका है, मेरा है, सबका है। कौशिक सर जो आप बोल रहे हैं उनका है, सबका है ना वो। तो अब जो स्ट्रैटेजी पे कोई नया बंदा आता है, उस पर मेहनत करता है, रिसर्च करता है, मैं 7 सालों से मेहनत कर रहा हूँ, तो उस पर अगर कोई चीज़ निकल कर आती है तो वो किसी और की नहीं। अभी मूविंग एवरेज पे मैं इसी स्ट्रैटेजी बनाऊँ तो वर्ल्ड में हज़ारों लोगों से उससे मैच होगी स्ट्रैटेजी, तो क्या आप कॉपी बोलोगे? नहीं ना, ऐसा नहीं रहता। बहरहाल अगर कॉपी भी है तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब ये स्ट्रॉन्ग है और ये कोई कर रहा है, और ये इस चीज़ का जो है प्रमाण है कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी है। बस इतना कहना चाहूँगा। अब आगे बढ़ता हूँ। तो आप किसी, ये स्ट्रैटेजी का सबसे खास फ़ायदा ये है ना कि आप किसी भी कैपिटल से इसको शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत हाई फाई कैपिटल की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 10,000 है तो भी आप काम कर सकते हैं 2 ETF से। आपके पास 20,000 है, 3 ETF से 40,000 है तो 5 ETF से काम करिए, 3 ETF से काम करिए। 60,000 है तो 6 ETF से काम करिए। 1 करोड़ का फंड है, 2 लाख का फंड है, 10 लाख का फंड है, 20 लाख का फंड है, 1 करोड़ का फंड है, फंड ज़्यादा है तो 15 ETF से ज़्यादा क्रॉस मत करिए, वो फिर बहुत जंबल हो जाता है, मज़ा नहीं आता है। ETF के ऊपर मैं आप लोगों के दिमाग की जो गांठें हैं ना वो खोलूँगा, आपकी आंखें खोलूँगा। आँख, कान और दिमाग खुला रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और बहुत कुछ सिखाने की मेरी काविश है, कोशिश है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो लड़का कल पैदा हुआ है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो टेलीग्राम पे मैंने कल डाला था, लड़का अच्छा है, अभी फास्टेस्ट रिकवरी है, कल उसका डिस्चार्ज रहेगा। इसी वजह से कल का वीडियो भी शायद नहीं आ पाया, 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दिया था। तो आप लोगों की दुआ से लड़का बेहतर है, अभी अच्छा कर रहा है, और कल उसका डिस्चार्ज है, और वाइफ का डिस्चार्ज कल शाम में रहेगा। तो कल अगर वक्त मिला तो निफ्टी का एनालिसिस और चार्ट ऑफ द वीक हमारा पेंडिंग है, मैं वो डाल दूंगा, और नहीं वक्त मिला तो फिर देखते हैं, वो परसों तो वीडियो आएगा।
ठीक है, कमाते रहे, खुश रहे। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई भी मेरी तरफ से बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, कोई शॉर्ट की पोजीशन, कोई लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाना। निफ्टी के एनालिसिस में देने वाला हूँ, किस तरीके से काम करना वो भी बताने वाला हूँ, सारी चीज़ समझाने वाला हूँ। तो बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ खरीदना बेचना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेके काम करेगा। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आप जो है कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कांटेक्ट करके उससे बात करके फिर कोई भी चीज़ को करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो।